तो आइए फिर लौटते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर, जो है चीन से सटी हुई सीमा पर, जिसे हम एलएसी कहते हैं, वहां पर दोनों सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है। एलएसी से तस्वीरें भी आ रही हैं जो आप देख रहे हैं। ये चीन का पहला टैंक है जो वापस अपनी सीमा की ओर बढ़ना शुरू हो गया है, यानी अपने इलाके की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। और इसी तरीके से भारत के जो वहां टैंक थे, अब अख्तरबंद गाड़ियां थी, वो भी अब अपनी सीमा की ओर अंदर बढ़ रही हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि पिछले 9 महीने से जो स्टैंड ऑफ बना हुआ था, जो तनाव लगातार बरकरार था सीमा पर, वो अब घट रहा है। और जिसका ऐलान रक्षा मंत्री ने आज सुबह पहले राज्यसभा में और फिर अब से थोड़ी देर पहले लोकसभा में किया, वो अब तस्वीरों में दिखाई देने लगा है। जिसे हम बार बार कहते हैं कि चीन के साथ अब कोई भी बात भरोसे पर नहीं होती और सेना किसी भरोसे पर यकीन नहीं करती, तथ्यात्मक तौर पर हर पहलू से उसको वेरीफाई करती है। तो वो आपको सबूत के तौर पर इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। अजय, बिल्कुल। और आप यहां पर देख रहे हैं कि दोनों सेनाएं अपने अपने टैंक्स को वापस लेकर जा रही हैं, जो कि इस बात का प्रमाण है कि अब डिसएंगेजमेंट पूरे तरीके से अमली जामाओं से पहनाया जा रहा है। लेकिन अभी कई विवादित स्थल बाकी हैं, जिसे हम फ्लैश पॉइंट्स कहते हैं, वो बाकी हैं और अभी उस पर चर्चा होनी बाकी है। मेजर जनरल जायसवाल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी जो हमने एक सफलता हासिल की है, इसमें सैन्य ताकत की सफलता तो बड़ी है ही, लेकिन अगर मैं कूटनीतिक स्तर पर बात करूं तो क्वाड के बनने से, साथ साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से भारत को कितनी मजबूती मिली है, और इसके आधार पर चीन क्या अपनी इस विड्रॉल को अमली जामा पहनाने के लिए मजबूर हुआ है? ये सही बात है कि चीन जो है मजबूर हुआ है, लेकिन ये वो बड़ा सिलेक्टिव है। और आप जब चीन को देखते हैं, हाँ, आपने प्रेशर पॉइंट्स बता ही दिए हैं। क्वाड हो रहा है, अमेरिका का, मिस्टर बाइडेन का क्या असर है उसके ऊपर, वर्ल्ड प्रेशर क्या है, कोविड के ऊपर चाइना का क्या स्टेटस रहा है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसके कारण। लेकिन जब हम उसे देखते हैं, जो उसने विड्रॉल किया है वो सिर्फ पंगोंग त्सो एरिया में किया है। जैसे मेरे मित्र जो है जनरल द्विवेदी, उन्होंने बताया कैलाश रेंज, थाकुंग से लेकर रिचिनला तक वो एक पिवट बन गया था, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बन गई थी, जिसके कारण चीन के जितनी भी तजवीज थी, मिलिट्री तजवीज, वो एकदम ठप पड़ गई थी। इसलिए उन्होंने वहां से विड्रॉ किया है। मैं एक बड़ी साफ चीज आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज, चीन की जो हिस्टोरिकल एंगेजमेंट हमारे साथ में रही है, धोखेबाजी उनके जहन में है। वो विड्रॉ करके, गलवान में भी ऐसे ही किया था, विड्रॉ करके फिर वापस आ जाते हैं। डिसएंगेजमेंट जो है वो फ्रिक्शन पॉइंट से है, लेकिन असली चीज जो है डिसएंगेजमेंट के साथ में डी एस्केलेशन, जो ताकत वहां पर है इस वक्त, जो पीछे ट्रुप्स इस वक्त बिल्डअप हैं, उनका बहुत महत्व है। उनको वहां से हटना चाहिए। पंच जो है उनके जरिए है, तो उनको जो प्री अप्रैल 2020 की पोजीशन पर वापस जाना चाहिए। तब जाके थोड़ा सा हमको हौसला होगा कि हाँ, चीन के जो एक्शन है उसमें कोई सच्चाई है। जब तक इसी से जुड़ा एक और सवाल जो जनरल द्विवेदी से मैं रखना चाहूंगा। जनरल द्विवेदी, हम पहले ही सियाचिन में एक बहुत बड़े डिप्लॉयमेंट के साथ हैं और एक बहुत बड़ा खर्च हमारे ऊपर है, क्योंकि हमें अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है। क्या हम माने कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीने, साल, हमारे लिए एक बड़ा डिप्लॉयमेंट अब लद्दाख में भी रखना आवश्यक होगा, खास करके फ्रंट एरियाज में, क्योंकि चीन पर एतबार नहीं किया जा सकता? अजय, बिल्कुल ठीक बात है। मैं खुद सियाचिन में बटालियन कमांडर रहा हूँ। मैंने 16 जाट कमांड की है। उसके बाद इसी इलाके में मैं फिर भी बटालियन कमांडर था। देखो, जब देश की रक्षा होती है, जब देश की सिक्योरिटी का सवाल होता है, तो हमें हर एक जो विकल्प है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं इसमें कोई, मुझे संकोच नहीं है कि अगर हमें पूरी डिप्लॉयमेंट करनी पड़े इस चुशूल इलाके में, हमें करनी चाहिए। क्योंकि ये चीन की, ये जैसे जनरल जायसवाल ने भी बताया कि जैसे वो चीन है, जैसे मौका मिलता है वो वापस आ सकता है। और इसमें 2 बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, जो कि दर्शकों को भी। देखो, चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और वो आधे टाइम में और उससे भी कम टाइम में जल्दी वापस आ सकता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पर नहीं है, तो ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि जब उसकी एक
ट्रेडिशन है चीन की कि कोई भी आप संधि उल्लंघन कर सकते हैं, और जैसे ही वो सिलेक्टिव बहुत है कि जहां उसको डिसएडवांटेज है वहां वो संधि करेगा, जहां वो मजबूत है वहां वो अपने जो पांव है वो घसीटेगा, और यही उसकी एक स्ट्रेटजी रही है। और हमें इस स्ट्रेटजी को समझना चाहिए, बिकॉज मैं चीन पर कभी विश्वास नहीं करता हूं, और मैं ये भी चेतावनी देता हूं कि चीन जो है ये बातों चीतों में बहुत आगे है, पर जब इसके एक्शन है वो बहुत ही सस्पेक्ट होते हैं, उस पर बहुत ही शंका होती है। तो इसलिए ये जो प्रक्रिया हो रही है ये बहुत टाइम लगेगा। जनरल साहब, आपकी बातों को अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहना चाहें तो आपको ऐसा लगता है कि भले ही पैंगोंग त्सो एरिया के अंदर समझौता हो रहा हो और चीन उसको अभी बांधता हुआ दिख भी रहा है, लेकिन बाकी जगह जहां पर स्टैंड ऑफ है, जहां चीन यहां की तुलना में ज्यादा मजबूत स्थिति में हो, इतनी आसानी से अभी भी वो राजी नहीं होगा पीछे जाने के लिए। बिल्कुल, और यही है कि देखो गिव एंड टेक होती है, जब आप टेबल पर बैठते हैं तो गिव एंड टेक होती है, और तभी हमारी स्थिति मजबूत होती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें कैलाश रेंज से तब तक नहीं उतरना चाहिए जब तक चीन देपसांग और गालवान से पीछे नहीं होता। ये मेरा अपना विचार है, और मैं इस पर बहुत ही आपके कह सकते हैं विश्वास से कह सकता हूं कि वो हमारा पिवट पॉइंट है। जैसे जनरल जसवाल ने बताया कि बहुत ही अहमियत वाला इलाका है, जो वहां रहते हैं और जो सैनिक। जनरल द्विवेदी, हमें जरा ये संक्षेप में समझाइए कि डेप्सांग वैली जो पूरा इलाका है वो क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और क्यों चीन का दबदबा वहां हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि देखो देपसांग इलाका ऐसा है, सामने ही काराकोरम पास है, और काराकोरम पास जो है बहुत स्ट्रेटेजिक पास है। अगर हम उसका यूज करें तो हम चीन की जो उनका हाईवे है काशगढ़ से लासा तक, वो हम काट सकते हैं। उसी तरह अगर देपसांग से चीन अंदर आता है तो हमें वो सियाचिन में बहुत कष्ट दे सकता है, और ये एक कोलिजन हो सकती है पाकिस्तान और चीन के कि इस वेस्टर्न साइड से चीन आ गया और पाकिस्तान तो उधर है ही है, तो हमारी जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सियाचिन की है वो पेनामिक एरिया में कट कर सकता है। तो इसलिए देपसांग का इलाका बहुत ही अहमियत है, और हमें वहाँ चीन को हटाना होगा, और इसके लिए हमें किसी भी हालत में कैलाश रेंज से नहीं नीचे आना होगा। मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अब ये जो भी समझौता हुआ है भारत और चीन के बीच, और फिलहाल पैंगोंग त्सो पर वो अमल में आता हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों मेहमानों का यह कहना है कि भारत को इस इलाके में जो बढ़त हासिल हुई है कैलाश रेंज पर, हमने जो ऑक्यूपाई किया टेरिटरी उसके बाद से, उसको वेकेट नहीं करना चाहिए जब तक बाकी सारे इलाकों से भी चीन पीछे ना चला जाए। समझौते में क्या कोई ऐसी बात है कि भारत की सेनाएं उस इलाके से कब हटेंगी? सौरभ, भारत किसी भी तरीके से कैलाश रेंज के जो स्ट्रेटेजिक रिजेस हैं, यानी आप ये समझ लीजिए जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, उनको खाली करने नहीं जा रहा। दरअसल ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां पे भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने की पोजीशन पे थी, जहां पर उनके आईसीवीज, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, टैंक्स और साथ में आरटी गन्स और उसके अलावा जो डिप्लॉयमेंट यूज था उसको डिसएंगेज कर रहे हैं। लेकिन मगर हिल, गुरंग हिल, मुकपारी, रचेनला, रेकेनला, उसके बाद कोंकाला, कोगरान नाला, यही होते हुए डेप्सांग, ये पूरा जो एरिया है, दरअसल इस एरिया में भारतीय सेना की टॉप सोर्सेस के मुताबिक कहीं से भी अलर्टनेस या फिर गार्ड को डाउन नहीं किया जाएगा, क्योंकि चाइनीज पीएलए एक बार फिर से, क्योंकि उनका जो एरिया है वो प्लेन है और प्लेटू है, और यही वजह है कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के तौर पर कहीं से भी अलर्टनेस में कमी या फिर भारतीय सेना कहीं से भी इसे एक नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसीलिए ये बात कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि भारतीय सेना जो टॉप रिजेस हैं, हायर फीचर्स हैं, उनको छोड़कर नीचे की तरफ आ जाएगा। शुरुआत अगर पैंगोंग त्सो से करेंगे आप, पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 की टॉप पोजीशन, जिसकी वजह से चाइनीज पीएलए प्रेशर में आया, क्योंकि चाइनीज पीएलए के डिप्लॉयमेंट के ठीक सामने, यानी फ्रंट टू फ्रंट डिप्लॉयमेंट, जहां पे उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स तैयार किए थे, टेंट्स लगाए, उसके साथ जो उन्होंने बंकर्स तैयार किए थे, उसके ठीक सामने भारतीय सेना और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान तैनात थे। वहीं जो मुकपारी, रेचेनला, स्पांगूर गैप और इसके साथ साथ जो मोल्डो गैरिसन है, वो भारतीय सेना के जो टॉप मोस्ट फीचर्स पर भारतीय सेना और साथ में जो जवान थे वो डोमिनेट कर रहे थे, उनकी बिल्कुल ये डोमिनेशन ही है जिसकी वजह से आज चीन को अपने पैर पीछे घसीटने पड़े हैं। मनीष, जनरल जायसवाल, एक छोटा सा जवाब इस सवाल का कि हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, चीन को हम कैसे दबाव में डालकर अपने तमाम इलाकों को अपने हाथ में ले सकते हैं? रणनीति जो है डिपेंड करती है कि पहले एलएसी क्या है। हमारे पास कोई ऐसा मैप नहीं है जो एलएसी को फाइन करता हुआ चीन ने साइन किया हो। तो
तो ये हमको एक बहुत जरूरी है कि LAC को हम डिफाइन कर दें और मैप्स एक्सचेंज करें। दूसरा, जहां जहां पर हमारा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है उसको जो है हम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ें, क्योंकि ये जो है अगर हमने कैलाश रेंज रिचिनला तक अगर छोड़ दिया, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि चीन पहल करके इनको ऑक्यूपाई कर लेगा और जितना भी रास्ता वहां से जो है सकाला पास और डेमचौक की तरफ जाता है वो सारा का सारा वो ब्लॉक कर सकता है। और जो हमारे पास पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है अगर उसको हमने खो दिया तो उसको वापस लेना बड़ा मुश्किल होगा। मैं एक थोड़ा सा आपसे 1 मिनट लेना चाहूंगा जी। डेप्सांग की जो इंपॉर्टेंस है बड़े अच्छी तरीके से समझाया उन्होंने। डेप्सांग से इंपॉर्टेंस ये है कि एक फोर्क का वो हिस्सा बन जाता है। एक एक्सेस जाती है के पास की तरफ, जो कि वहां से सिर्फ 23 + 18 किलोमीटर्स आगे है, और दूसरा फोर्क जो है मुर्गो की तरफ 38 किलोमीटर नीचे है। फिर उसके बाद में जो है आपका सुल्तान चुक्सू है, फिर वहां से रास्ता जाता है ससर ब्रांक्सा की तरफ और सेसरला की तरफ। तो ये उनका पिवट बहुत स्ट्रांग है। पूरा डेप्सांग प्लाटो जो है वो तकरीबन 910 स्क्वायर किलोमीटर है, वो अंदर है जी। ये जो है उनको पीछे वहां से जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो थ्रेटन बीइंग हमेशा रहेंगे कि इस फोर्क को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। जनरल साहब, आपने और जनरल द्विवेदी ने बहुत तफसील से और सरल भाषा में समझाया आज जो होने जा रहा है, ये कितनी बड़ी कामयाबी है और आगे और कितने कदम पढ़ना हमें बाकी है। शुक्रिया करेंगे जनरल जसवाल, जनरल द्विवेदी, आप दोनों का। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चीन पर एक कूटनीतिक जीत कैसे मिली, भारत के मजबूत इरादों से कैसे पस्त पड़ा चीन, ड्रैगन के पीछे हटने की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे शाम 6:20 पर। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।